हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का रोजगार एकेडमी पे स्वागत है। आज है 29 सितंबर और हम लोग आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे जो कि आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आप इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और वो भी अपना एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का शानदार सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑन विच डे इंडियन फ्रीडम फाइटर एंड रिवॉल्यूशनरी लीडर भगत सिंह बर्थडे एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड। तो आपको बताना है भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी नेता भगत सिंह की जयंती किस दिन मनाई जाती है। तो आपका ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि 27 सितंबर को भगत सिंह जी की जयंती मनाई जाती है। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आइए भगत सिंह से रिलेटेड कुछ फैक्ट जानते हैं। बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 1907 में। कब हुआ था? 27 सितंबर 1907 को हुआ था। बात करते हैं शहीद कब हुए थे। तो ये 23 मार्च 1931 को शहीद हुए थे। इनको हैंग कर दिया गया था, यानी इनको फांसी दे दी गई थी। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था पंजाब के बंगा में, जो कि उस समय कहाँ पे था? ब्रिटिश इंडिया में था। और प्रेजेंट की बात करें तो वो पाकिस्तान में है। और इनकी बात करें, इनकी जब डेथ हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, यानी ये शहीद कहाँ पे हुए थे या इनको फांसी कहाँ पे दी गई थी। तो इनको फांसी दी गई थी पंजाब में, जो कि कहाँ पे? लाहौर के सेंट्रल गोवाल में, जो कि वो भी किसका पार्ट था? ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था और प्रेजेंट में पाकिस्तान का पार्ट है। आई होप आपको इससे रिलेटेड चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बात करें इनका दूसरा नाम क्या है, या बात करें ये किस नाम से जाने जाते थे। तो ये जाने जाते थे, अपने फेमस नाम इनका शहीद आजम के नाम से ये जाने जाते हैं। किस नाम से? शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। ओके, बात करते हैं इनका नोटेबल वर्क क्या, यानी इन्होंने क्या लिखा था। तो इन्होंने जो इनकी राइटिंग थी वो थी वाई आई एम एन एथिस्ट। क्या लिखा था इन्होंने? वाई आई एम एन एथिस्ट। ओके, तो इन्होंने लिखा था, इनकी जो वर्क था वो था वाई आई एम एन एथिस्ट। बात करते हैं इन पे जो क्रिमिनल चार्ज था वो क्यों था। वो इन पे इसलिए था क्योंकि इन्होंने मर्डर किया था किसका? जॉन सैंडर्स का और चन्नन सिंह का। सो आई होप आप लोग ये भी याद रखेंगे। तो इन्होंने जॉन सैंडर्स की हत्या क्यों की थी? क्योंकि जब साइमन कमीशन आया था उस समय वहाँ पे लाहौर में लाला लाजपत राय जी प्रदर्शन कर रहे थे उसके विरोध में। तो उन पे पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था और वह इतना घायल हुए कि उनकी कुछ दिनों बाद मृत्यु हो गई, जिसका बदला लेने के लिए भगत सिंह ने उनकी हत्या कर दी। किसकी? जॉन सैंडर्स की। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये आप लोगों के लिए बस एक ओवरव्यू है। हम लोग इसके बारे में डिटेल में अपने जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर लाएंगे तो उसमें डिटेल में समझेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच पोर्ट है सेलिब्रेटेड वर्ल्ड मैरीटाइम डे। तो इसमें पूछा गया है किस बंदरगाह ने विश्व समुद्री दिवस मनाया है। तो आपका ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि पारादीप पोर्ट ने हाल ही में वर्ल्ड मैरीटाइम डे सेलिब्रेट किया है। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और ये कहाँ पे स्थित है? पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट आपका ओडिशा में स्थित है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन ली जाए। तो बात करते हैं इस दिन की थीम क्या रखी गई थी, यानी कि किस दिन की वर्ल्ड मैरीटाइम डे की आपकी थीम क्या रखी गई थी। तो आपकी वर्ल्ड मैरीटाइम डे की थीम रखी गई थी सी फेयरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर, यानी कि नाविक शिपिंग के भविष्य के मूल में। ओके, बात करते हैं इसका
उद्घाटन या इसकी शुरुआत कब हुई थी या पहली बार इसे कब सेलिब्रेट किया गया था? तो इसको पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 17 मार्च 1978 को। ओके, और इससे संबंधित पहला कन्वेंशन कब हुआ था, यानी पहला सम्मेलन कब लागू किया गया था? वह किया गया था आपका 1958 में आईएमओ द्वारा। आईएमओ बोले तो कौन? आईएमओ आपका मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ओके, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा पहला सम्मेलन कब लॉन्च किया गया था? 1978 में। ओके, सो आई होप आप लोगों को इससे रिलेटेड सभी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली आ रिवर सीन इन न्यूज़ स्वर्णमुखी रिवर विच इज सिचुएटेड इन स्टेट ऑफ। आपको बताना है हाल ही में खबरों में आई एक नदी जिसका नाम क्या है? स्वर्णमुखी नदी। तो वह किस राज्य में स्थित है? तो आपका ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी आंध्र प्रदेश। तो स्वर्णमुखी रिवर कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। यह न्यूज़ में क्यों है? यहाँ पे इस समय फ्लड आया हुआ, यानी कि बाढ़ आई हुई है, जिसकी वजह से यह न्यूज़ में यहाँ पे एयरफोर्स जो है यहाँ के लोगों को, नागरिकों को यहाँ से सुरक्षित निकाल रही है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, इसीलिए यह रिवर इस समय न्यूज़ में है। और आपसे एग्ज़ाम में रिवर से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस रिवर से हमेशा पूछा जाता है जो आपकी रिवर अक्सर न्यूज़ में रही हो। ओके, सो आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा। स्वर्णमुखी रिवर कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। तो चलिए कुछ हम लोग इसके बारे में और जानते हैं। तो यह रिवर जो है किधर बहती है? ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी कि पूर्व की तरफ बहती है, जिसका एक छोटा सा कैचमेंट है, यानी इसका जो पानी है उसकी विस्तार कितने एरिया पे है? तो उसका विस्तार है आपका 3225 स्क्वायर किलोमीटर में है। और बात करें यह कहाँ से निकलती है? ईस्टर्न घाट रेंज के पकाला विलेज, जो कि कहाँ पे है? चित्तूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। यह रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? पकाला विलेज, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश से। और ये कहाँ जाके मिलती है? ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। सो आई होप आप लोगों को इससे रिलेटेड चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बात करें इस रिवर की लेंथ कितनी है? तो इस रिवर की लेंथ है आपकी 130 किलोमीटर। ओके, और यह एक इंडिपेंडेंट रिवर है, यानी इसकी कोई बड़ी ट्रिब्यूटरी नहीं है। ये अपना पानी कहाँ से लेती है? अपना पानी ज़्यादातर रेन वाटर से एकत्रित करती है। सो आई होप आप लोगों को स्वर्णमुखी रिवर से रिलेटेड सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आइए बात करते हैं अब हम लोग अपने आंध्र प्रदेश स्टेट के बारे में। अगर बात की जाए आंध्र प्रदेश के बारे में, तो आपका आंध्र प्रदेश जो है एक कोस्टल रीजन है, यानी वो कहाँ पे स्थित है? साउथ ईस्टर्न कोस्ट पे भारत के। ओके, सो आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि भारत के दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र पे आंध्र प्रदेश स्थित है। बात करते हैं अगर कि ये किस किस राज्य से अपनी बाउंड्री शेयर करता है या अपनी सीमा किस राज्य से इसकी लगती है। तो इसकी सीमा जिन राज्यों से लगती है वो हैं आपके तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, बे ऑफ बंगाल। ओके, बात करें इसकी जो है जो कोस्ट लाइन है वो भारत के कौन से नंबर की है? तो वह सेकेंड नंबर की, यानी कि समुद्री सीमा जो है सबसे ज़्यादा किस राज्य की लगती है? तो वह गुजरात है। गुजरात की जो बाउंड्री है वह सबसे ज़्यादा जो है समुद्र से लगती है। और दूसरे नंबर पे जो आता है वो है आपका गुजरात। सो आई होप आप लोग ये फैक्ट याद रखेंगे, इस पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे कि सबसे ज़्यादा बाउंड्री जो है किस राज्य की कोस्टल है, यानी कोस्टल लाइन बाउंड्री किस राज्य की सबसे ज़्यादा है? तो वो है गुजरात की। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं आंध्र प्रदेश को लिंग्विस्टिक बेस पे, यानी भाषाई आधार पर कब गठित किया गया था? यानी लिंग्विस्टिक बेसिस पे या भाषाई आधार पे आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो वो आपका हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन हुआ था। बात करते हैं यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है आपकी तेलुगु। तेलुगु यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है,
जो कि आपकी क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया में भी इंक्लूड है, यानी यह एक क्लासिकल लैंग्वेज भी है। ये तो हमने पढ़ा अभी क्या, लिंग्विस्टिक बेसिस पे कब हुआ था गठन, 1953 में। बात करें एक राज्य का दर्जा इसको कब मिला था, तो वह मिला था 1 नवंबर 1956 को। आई होप आप लोगों को आंध्र प्रदेश से रिलेटेड सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बात कर लेते हैं यहाँ के सीएम कौन है प्रेजेंट में, तो यहाँ के प्रेजेंट सीएम है आपके जगन मोहन रेड्डी जी। ओके, अब बात की जाए यहाँ के गवर्नर कौन है, तो यहाँ के गवर्नर हैं आपके विश्वास भूषण हरिश्चंद्र, यानी विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के आपके गवर्नर हैं प्रेजेंट में। कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन। और सीएम कौन थे, जगन मोहन रेड्डी जी। सो आई होप आपको सभी चीज़ें आंध्र प्रदेश से रिलेटेड क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ईयर हैज़ बीन सेट फॉर एरेडिकेशन ऑफ रेबीज अंडर नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मेडिएटेड रेबीज एलिमिनेशन। यानी आपको बताना है राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत रेबीज उन्मूलन के लिए कौन सा वर्ष निर्धारित किया गया है। यानी कि हमारे देश में जो रेबीज फैल रहा है उसको कम करने के लिए कौन सा ईयर निर्धारित किया गया है कि उस ईयर तक हम इसको एलिमिनेट कर देंगे, यानी एकदम जड़ से ख़त्म कर देंगे। तो वह आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4, यानी 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है रेबीज को एलिमिनेट करने के लिए। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि 2030 तक हमें रेबीज को अपने देश से एकदम जड़ से ख़त्म करना है। तो यह कैसे ख़त्म किया जाएगा, यह आपके रूरल एरियाज़ में जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं, यानी कि जो आवारा कुत्ते होते हैं, यानी डॉग्स जो हैं, उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। ओके, तो आई होप आपको इससे रिलेटेड चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स हैज़ बीन सेलेक्टेड अंडर आपदा मित्र स्कीम। तो आपको बताना है आपदा मित्र योजना के तहत कितने जिलों का चयन किया गया है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, यानी 350, यानी 350 राज्यों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसमें उनको क्या किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा कि वो कोई भी डिजास्टर आता है तो उसको कैसे टैकल कर सके या उससे कैसे निपटा जा सके या उससे निपटारा पाएँ। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो चलिए बात करते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की। इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन आपका हुआ था एक एक्ट के थ्रू। कब, 23 दिसंबर 2005 को इसका गठन हुआ था। और हेडक्वार्टर की बात करें तो वह है आपका न्यू दिल्ली में। और इसकी थीम क्या रखी गई है, किसकी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट डे मनाया गया है उसकी थीम क्या रखी गई है, कास्केडिंग इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर इवेंट्स इन हिमालयन रीजन, यानी कि हिमालयी क्षेत्र में आपदा की घटनाओं के व्यापक प्रभाव। सो आई होप अब आपको सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड फर्स्ट एवर गोल्ड बुलियन। गोल्ड बुलियन, बुलियन की बात करें, बुलियन को क्या बोलते हैं, आपका ब्रिक। कौन सा, गोल्ड या सिल्वर से बना हुआ जो ब्रिक होता है उसको बुलियन कहते हैं। सिल्वर या फिर गोल्ड से बना जो ब्रिक होता है उसको बुलियन कहते हैं। तो इसमें पूछा गया किस देश ने, यानी किस कंट्री ने पहली बार एक गोल्ड बुलियन बनाया जिसमें आपकी हिंदू गॉडेस लक्ष्मी का चित्र अंकित किया गया है, जो कि किस लिए किया गया है, क्योंकि दिवाली के उपलक्ष्य में इसको किया जा रहा है। तो वह देश कौन सा है यह आपको बताना है। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ये किया है यूके, यानी ब्रिटेन द्वारा ये किया गया है। ओके, तो आई होप आप लोग इसे याद रखेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि यह पहली बार हुआ है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट जानते हैं। तो इंडिया ब्रिटिश इंडियन डिस्पोरल गियर अप टू बाई गोल्ड ऑन ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ धनतेरस। इनका कहना है जो हमारे भारतीय हैं, जो ब्रिटिश इंडियन है वहाँ पे जो रह रहे हैं,
वो जो है धनतेरस में क्या करते हैं, गोल्ड को बाई करते हैं, यानी गोल्ड खरीदते हैं। तो इसीलिए जो है वहाँ की यूके की जो रॉयल मिंट है ना, तो उसने क्या किया है, उसने जो है आपके लिए पहली बार, यानी भारतीय जो ब्रिटिश भारतीय हैं उनके लिए पहली बार गोल्ड बुलियन बार बनाया, यानी कि सोने की ईंट बनाई है, सोने की ब्रिक बनाई है दिवाली को सेलिब्रेट करने के लिए, जिसमें हिंदू गॉडेस लक्ष्मी की मूर्ति अंकित की गई है, जो आपका 20 ग्राम का होगा, यानी जो ब्रिक है वो आपका 20 ग्राम का होगा, जिसमें गोल्ड जो है 999.9 जो है फाइन होगा, यानी गोल्ड की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, तो आप लोग क्लियर हो गया होगा सभी डाउट आपके। और इसकी बात करें, इसको डिज़ाइन किसने किया, इसको डिज़ाइन किया है, इस ब्रिक की डिज़ाइन की है एमा नोबेल ने। किसके साथ मिलके की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन्होंने एक टेम्पल के साथ मिलके ये किया है, तो उस टेम्पल का नाम क्या है, श्री स्वामीनारायण टेम्पल, जो कि कहाँ पे है, कार्डिफ में। ओके, सो आई होप अब आपको सभी चीज़ें इससे रिलेटेड क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन विच स्टेट फर्स्ट हिमालयन फिल्म फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड। तो आपको बताना है पहला हिमालय फिल्म महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि लद्दाख में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, लद्दाख के लेह रीजन में। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कहाँ पे किया गया है, लेह में। ओके, आई होप अब आप लोगों को ये क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल कहाँ किया गया, लद्दाख में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन देखी जाए। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी है, जिसके जो मंत्री हैं अपूर्व चंद्र, उन्होंने इस सेरेमनी को अटेंड किया है, जो कि कितने दिनों की सेरेमनी है, यह आपकी 5 दिनों तक चलने वाली सेरेमनी है, जिसका नाम क्या है, फर्स्ट हिमालयन फिल्म फेस्टिवल, जो कि कहाँ मनाई जा रही, आपके लेह के सिंधु सांस्कृतिक केंद्र में। कहाँ पे, सिंधु संस्कृति केंद्र में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो कि लेह में है। ओके, सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और बात करें यह क्यों हो रहा है, तो इसको जो है 75वीं हमारी इंडिया की इंडिपेंडेंस के उपलक्ष्य में किया जा रहा है, यानी कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम लोग 2021 में सेलिब्रेट कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड अंडर नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा मिशन मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया है। तो आपका ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि अमूल हनी। तो अमूल हनी द्वारा जो है यह मिशन लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके। ओके, सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा किसके साथ मिलके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलके ये प्रोग्राम शुरू किया गया। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें कहा जा रहा है कि ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, ये आपका शुरू किया गया है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, जो कि कौन है, इसके मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी। उन्होंने लॉन्च किया अमूल हनी, जो कि एक प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड का एक प्रोडक्ट है। जो हम लोग अमूल सुना करते हैं, यानी जो हमारे यहाँ अमूल दो ब्रांड आप लोगों ने सुना होगा, वो किसका प्रोडक्ट है, वो है आपका गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन का एक प्रोडक्ट है। और इन्होंने क्या शुरू किया है, अमूल मिल्क नाम से इसको शुरू किया है। और बात करें अभी जो ये प्रोग्राम शुरू किया गया है वो कौन सा है, अमूल हनी, किसके साथ मिलकर, हमारे नेशनल बी बोर्ड के साथ मिलकर, जो कि ये भारत की यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक संस्था है। ओके, आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अमूल हनी किसके साथ मिलकर किया गया, नेशनल बी बोर्ड के साथ मिलकर किया गया है, जो कि एक किसकी प्रोडक्ट है, यानी अमूल हनी किसका प्रोडक्ट है, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन का एक प्रोडक्ट है।
ओके, बात करते हैं नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन जो है वो क्यों स्टार्ट किया गया है। ये स्टार्ट किया गया है हमारे जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए। कितनी, हमारा जो टारगेट है उनकी इनकम को जस्ट डबल करने की बात की जा रही है। ओके, आई होप आप लोगों को इससे रिलेटेड अब कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच प्लेयर हैज़ बिकम द फर्स्ट to complete 10,000 रन एंड 300 विकेट्स इन T20 फॉर्मेट। तो आपको बताना है हाल ही में किस खिलाड़ी ने T20 के प्रारूप में 10,000 रन और 300 विकेट पूरे किए हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि किरण पोलार्ड ने इसको या इस लक्ष्य को हासिल किया है। क्या है वो, 10,000 रन और साथ साथ 300 विकेट भी इन्होंने लिए हैं। तो ऐसा करने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ओके, तो ये प्रेजेंट में यहाँ पे हैं, ये प्रेजेंट में IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं। तो आइए इंडियन प्रीमियर लीग में इसके बारे में थोड़ा जानकारी ली जाए, क्योंकि उन्होंने यहीं पे हाल ही में इसको अपना रिकॉर्ड कंप्लीट किया है। तो बात करते हैं कि इसका एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, यानी IPL ऑर्गेनाइज कौन करा रहा है। तो वो कौन करा रहा है, आपका BCCI ऑर्गेनाइज कराता है। ओके, ये एक T20 फॉर्मेट है जिसका पहला एडिशन 2008 में हुआ था और अगला एडिशन 2022 में होगा। ओके, बात करते हैं ये किस फॉर्मेट में खेला जाता है। तो इस फॉर्मेट का नाम है डबल राउंड रॉबिन या फिर प्ले ऑफ। तो आपको ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। टूर्नामेंट का फॉर्मेट कौन सा है, डबल राउंड रॉबिन या फिर प्ले ऑफ। इसमें कितनी टीम्स खेलती हैं, तो इसमें अभी प्रेजेंट में 8 टीम्स खेल रही हैं। और जो करंट चैंपियन है यानी 2020 का जो चैंपियन था वो कौन था, मुंबई इंडियंस, जितने सबसे ज़्यादा बार ये कप जीता है। कितने टाइम्स, 5 टाइम्स इसने जीता है। बात करें सबसे ज़्यादा रन किसके हैं इस टूर्नामेंट में यानी IPL में, तो वो हैं आपके विराट कोहली। और सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए है, तो वो आप लसिथ मलिंगा। ओके, आई होप अब आप लोग इस चीज़ों को भी, ये सभी फैक्ट्स याद रखेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज फेलिसिटेटेड इंडियन हॉकी टीम देयर परफॉर्मेंस इन टोक्यो ओलंपिक। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने हॉकी टीम को पुरस्कृत किया है उनकी ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के लिए। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार ने इंडियन हॉकी टीम को पुरस्कृत किया है। ओके, पुरस्कृत किया। इसमें क्या पुरस्कार दिया इन्होंने, इसमें इन्होंने 31 लाख रुपए का पुरस्कार दिया है। ओके, बात करते हैं आपका फेलिसिटेटेड मीन्स क्या होता है। इसका मीन्स होता है अवार्ड देना, यानी किसी की जो किसी ने कोई जीत की हो उसके लिए उसको सम्मानित किया जाना। ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या है, सम्मानित करना। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा फेलिसिटेटेड मीन्स क्या होता है और किस राज्य सरकार ने इनको पुरस्कार दिया है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने पुरस्कृत किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मध्य प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। तो पहले इनकी बात करें तो मध्य प्रदेश इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंडियन स्टेट बाय एरिया। तो मध्य प्रदेश जो है एरिया के मुकाबले जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। अब बात करें इससे कौन कौन से राज्य अपनी बाउंड्री टच करते हैं यानी शेयर करते हैं। तो पहला राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान। तो ये सभी राज्य MP के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। बात करते हैं इसके गठन की, तो इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को और इसकी कैपिटल की बात करें तो वो है आपके भोपाल। ओके, बात करते हैं अब गवर्नमेंट की यहाँ के। तो यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आपके मंगू भाई C पटेल, यहाँ के प्रेजेंट गवर्नर हैं। बात करें CM कौन है यहाँ पे, तो आपके CM हैं शिवराज सिंह चौहान जो कि BJP से आते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ की लेजिस्लेचर की बात करें तो यहाँ पे जो लेजिस्लेचर है वो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि एक सदनात्मक है, यानी एक सदन है यहाँ पे। ओके, तो
तो उसमें कितनी सीट्स हैं, उसमें है आपकी 230 सीट्स हैं। ओके, बात करते हैं अब पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की। तो पार्लियामेंट की बात करें तो यहाँ से लोकसभा के लिए कितनी सीट्स हैं, लोकसभा के लिए यहाँ पे आपकी हैं 29 सीट्स, और राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पे हैं 11 सीट्स, यानी यहाँ से 11 सीट्स आपकी राज्यसभा के लिए और लोकसभा के लिए 29 सीट्स हैं। ओके, हाई कोर्ट की बात करते हैं तो हाई कोर्ट जो है वो आपका कहाँ पे है, इनका जबलपुर में है, जिसका नाम क्या है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। सो आई होप आप लोगों को मध्य प्रदेश से संबंधित सभी जानकारी समझ आई होंगी और आप लोगों को अच्छा लगा होगा हमारा आज का लेक्चर। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे ख़त्म करते हैं हमारा आज का सेशन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, गुड डे, गुड बाय।